हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम आपके आईआईटी जैम फिजिक्स एग्जाम के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की जो यूनिट है उसका ओवरऑल मार्क्स वेटेज है 16 टू 18 मार्क्स, और उसमें से आप 12 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है मैकेनिक्स का 2019 वाला उसको एनालाइज करें तो उसमें एमसीक्यू पार्ट में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एमएसक्यू पार्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड एनएटी पार्ट में भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट मींस टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनका टोटल मार्क्स वेटेज है 16। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि मैकेनिक्स जो है वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसे हम कैसे कवर करें। तो मैकेनिक्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले उन टॉपिक्स पर फोकस करें जो इजीली कवर हो सकते हैं या जिनका मार्क्स वेटेज बहुत ज्यादा है। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं जिनसे आप इजीली 12 मार्क्स तो एटलीस्ट ऑब्टेन कर ही सकते हैं। उनमें है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, इसको भी कवर करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। देन केपलर्स लॉज, कंजर्वेशन लॉज, जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ड्रैग या रेजिस्टिव फोर्स प्रॉब्लम, जो कि न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ी है। इन सारे टॉपिक्स को भी अगर आप कवर करते हैं तो आप इजीली 12 मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं और ये ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ही इजी है और इनको कवर करने में आपको बहुत ही कम एफर्ट यूज करना पड़ेगा। सो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। So our first question is, if the diameter of the earth is increased by 4% without changing the mass, okay, then the length of the day is in hours. Take the length of the day before the increment is 24 hours. Assume the earth to be a sphere with uniform density. तो ओके, यहाँ पे अर्थ का डायामीटर इंक्रीज हो रहा है उसके मास को कांस्टेंट रखते हुए। ओके, और हमें यहाँ पे इस इंक्रीमेंट की वजह से जो हमारा डे का टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट करना है। ओके, लेंथ ऑफ द डे कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें लेंथ ऑफ द डे गिवन है यहाँ पर, दैट इज 24 आवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अर्थ के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। पहले इन्होंने गिवन है कि यहाँ पे जो अर्थ है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। ठीक है, स्फेयर विद यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो पहले तो हमारी अर्थ क्या है, अर्थ इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पर इसका जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा मास भी क्या है, कांस्टेंट है। एंड मास इज नॉट चेंजिंग। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें हमेशा कंजर्वेशन लॉस से स्टार्ट करना है, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी कॉम्प्लिकेट होने से बच जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लिखें तो वो क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और यहाँ पर क्या है, आई ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें ऑलरेडी पता है कि आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर अर्थ के लिए हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या होगी कि 24 आवर्स 2 पाई रेडियंस पर 24 आवर्स। ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है।
जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अप्लाई किया है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और यहाँ पे मतलब आई ओमेगा हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो सपोज बिफोर द इंक्रीमेंट जो हमारा एंगुलर मोमेंटम था वो था Li, और आफ्टर द इंक्रीमेंट हो गया Lf, तो ये हो गए बराबर। तो सपोज इसको हमने आई ओमेगा आई इज इक्वल टू आई एफ ओमेगा एफ से डिनोट किया, और ये मैंने जनरल इंफॉर्मेशन फॉर्मूले के बारे में दी है दैट आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई रेडियंस इन पर 24 आवर्स, ठीक है। ये सिर्फ अर्थ के लिए है, ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ मेंशन की है ये अर्थ के लिए है, ठीक है। अब हमें यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमारा जो ये अर्थ है ये क्या गिवन है, स्फेरिकली सिमेट्रिक, यानी ये हमारा क्या है, एक सॉलिड स्फीयर। इन दिस केस अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। वो क्या होता है, फॉर सॉलिड स्फीयर I इज इक्वल टू mr²। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जो भी स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले हैं वो हमें हमेशा डायरेक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हम कभी सॉल्व करने के लिए नहीं बैठेंगे, ओके। वो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा और वहां इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द फर्दर, ओके। अब बिफोर इंक्रीमेंट अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा mr², क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है, और जो हमारा ओमेगा है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड t, इसको सपोज हमने t1 से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर IF, यहाँ पे 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m r प्लस 0.04 r का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है 4% का। और सपोज ये वाला टाइम पीरियड जो हमें फाइंड करना है इंक्रीमेंट के बाद वाला, इसको हमने लिख दिया 2 पाई ओवर t2, ठीक है। अब हमें t2 फाइंड करना है, तो यहाँ से ये m से m कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल यहाँ पर एक्सप्रेशन बनेगा वो है r² ओवर t1, और यहाँ पर ये हो गया 1.04 r² ओवर t2। अब इसको हम फाइनली अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा t2 इज इक्वल टू 1.04 t1। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बिफोर इंक्रीमेंट हमारे डे की लेंथ कितनी है 24 आवर्स, तो ये हो जाएगा 1.04 इंटू 24 आवर्स, और अगर हम इसे राउंड फिगर में 2 डेसिमल तक कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 25.95 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो सिंपली हमने सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यहाँ यूज किया है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज किया है। दैट मीन्स ये टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सेंट्रल फोर्स मोशन, ओके। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है कंसीडर अ क्लासिकल पार्टिकल सब्जेक्टेड टू एन अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज E and eccentricity is epsilon, the particle will follow a parabolic orbit if, okay। तो एक क्लासिकल पार्टिकल है जो किसमें है, अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड में, और पार्टिकल का ऑर्बिट हमें कैसा दिया हुआ है, पैराबोलिक। तो इस पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए हमें एनर्जी और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पार्टिकल के रिगार्डिंग कैलकुलेट करनी है, ओके। तो सबसे पहले इसेंट्रिसिटी क्या होती है। अब इसेंट्रिसिटी के लिए हमें कोनिक सेक्शन की जो भी जनरल नॉलेज है वो होना जरूरी है, ओके। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कोनिक सेक्शन
टू इट्स फोकस पॉइंट टू द नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स। इसको अगर हम समझें तो सपोज ये एक पैराबोला का कॉनिक सेक्शन है, ठीक है, और ये यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट F, इसको हमने F से डिनोट कर दिया, और इसका जो नियरेस्ट, अब ये कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट यहाँ पर P कोई भी पॉइंट है कॉनिक सेक्शन पर, और इसका जो नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स है, सपोज ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी होगा। ये एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक सेक्शन टू इट्स फोकस पॉइंट टू द नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स। दैट मीन्स अगर हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इस कर्व से डिनोट करें इस कॉनिक सेक्शन से, तो वो क्या हो जाएगा, PF अपॉन PD। अब इसकी जो है बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, उसको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इसमें यूज होती है, तो हम यहाँ डायरेक्टली कुछ स्टैंडर्ड कॉनिक सेक्शंस की जो भी हमें रिक्वायरमेंट हमारे न्यूमेरिकल्स में होगी, उनको एक टेबुलर फॉर्म में इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज को डिनोट कर देंगे। सपोज फॉर पैराबोलिक जो कॉनिक सेक्शन है उसके लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 1। ये रेशियो उनके लिए क्या होता है, 1। अगर E इज लेस देन 1 है तो वो क्या होगा, इलिप्स, और अगर E ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या होगा, हाइपरबोला, दैट विल बी हाइपरबोला। और अगर हम इसेंट्रिसिटी का फिजिकल मीनिंग समझें तो वो क्या होता है कि इट इज, ये डिफाइन करता है कि जो भी हमारा कॉनिक सेक्शन है वो सर्कुलर होने से कितना डेविएट कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये इस कॉनिक सेक्शन की शेप को डिफाइन कर रहा है। इसेंट्रिसिटी इन जनरल क्या करती है, कॉनिक सेक्शन की शेप को डिफाइन करती है। तो हमें इसेंट्रिसिटी, जो हमारा पैराबोला ऑर्बिट है, उसके लिए इसेंट्रिसिटी फाइंड करके एनर्जी फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप इसको यहाँ तक नोट डाउन करें तब हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो कॉनिक सेक्शन से हमें यहाँ इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल गई है, दैट इज 1, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करना है। ये जो फॉर्मूला है ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर योर IIT JEM एग्जाम। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज करेंगे एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। ये फॉर्मूला हम इजीली, जो हमारा सेंट्रल फोर्स मोशन वाली प्रॉब्लम में टोटल एनर्जी का जो भी एक्सप्रेशन होता है उसमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पुट करके इजीली हम इस फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो L है वो एंगुलर मोमेंटम है, ओके। और ये फॉर्मूला हमें हमेशा डायरेक्टली याद रखना है क्योंकि इस फॉर्मूले से कई बार जो IIT JEM एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन है 1, तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस जिससे हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम डायरेक्टली भी इसको याद रख सकते हैं कि जो पैराबोलिक ऑर्बिट है, फॉर पैराबोलिक ऑर्बिट उसके लिए जो इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड है उसमें एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 1। ये हमारा डायरेक्ट जो हमने आंसर यहाँ से कैलकुलेट किया है वो है जो है ऑप्शन नंबर C, ओके। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है ये डायरेक्टली याद रखना है। जो इसेंट्रिसिटी और एनर्जी के रिगार्डिंग टेबल हमने बनाई थी जो पहले, उसको भी डायरेक्टली याद रखना है और इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करना है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो द क्वेश्चन इज, a classical particle has total energy E. The plot of potential energy U as a function of distance R from the center of force located at R is equal to 0 is shown in the figure. Which of the reasons are forbidden for the particle? तो हमें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कर्व गिवन है और हमें पार्टिकल के लिए फोरबिडन रीजन फाइंड आउट करना है, किन रीजन में पार्टिकल हमारा नहीं हो सकता, ओके। तो हम सबसे पहले अगर कर्व को देखें तो यहाँ पर हमें टोटल एनर्जी के लिए ये लाइन ड्रॉ की हुई है और ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। तो हमारा जो पार्टिकल, सबसे पहले हमें यहाँ क्या हिंट गिवन है कि पार्टिकल क्या है, क्लासिकल पार्टिकल है।
क्लासिकल पार्टिकल। ठीक है, तो क्लासिकल पार्टिकल के लिए क्या कंडीशन होती है? क्लासिकल पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ग्रेटर नहीं हो सकती, मींस यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन ई। दैट मीन्स जो ये वाला रीजन है इसको पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स जो हमारा फॉरबिडन रीजन होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। अगर इसकी जगह पार्टिकल हमारा क्वांटम पार्टिकल होता तो उसे हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के मतलब कॉन्सेप्ट से समझा पाते, पर यहाँ हमें डायरेक्टली क्लासिकल पार्टिकल गिवन है, तो क्लासिकल पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। दैट मीन्स जो फर्स्ट और थर्ड रीजन में है उनमें हमारा पार्टिकल फॉरबिडन हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इजीली बस ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।